हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे कि 2023 परीक्षा में आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल यूपी वाला क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा, आपको इस वीडियो से मदद मिली या नहीं मिली, अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। तो पेपर में जो पहला खंड होगा वो खंड क होगा और खंड क में पहला प्रश्न नंबर होगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न क ख ग ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि पहला प्रश्न नंबर में कौन सा प्रश्न किस तरह पूछा है। तो प्रश्न नंबर 1 में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या है क और क का जो प्रश्न है वो है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ये आपका पहला प्रश्न है और ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में आपको 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, यानी टोटल 5 नंबर का प्रश्न संख्या 1 आपका रहेगा और भी बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो चलिए पांचों प्रश्न करके देखते हैं कि कौन से पांचों प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख चुके हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो है प्रश्न संख्या ख, लल्लू लाल की रचना है, ये भी 1 नंबर का है। फिर इसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पे है प्रश्न संख्या ग है, वो है पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक हैं। फिर प्रश्न संख्या घ जो है वो आवारा मसीहा का रचनाकार है, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का था। फिर प्रश्न संख्या जो अंग है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये पहला प्रश्न जो था उसमें 5 प्रश्न हो चुका है। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दूसरे प्रश्न में भी आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 1-1 नंबर का होगा, यानी टोटल 5 प्रश्न 5 नंबर। दूसरा प्रश्न में जो आपका रहेगा वो भी 5 नंबर का ही रहेगा और वो भी बहुविकल्पी रहेगा। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या क, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। वो है कमायनी किस युग की रचना है, 1 नंबर। फिर प्रश्न संख्या जो ख है वो है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, वो भी 1 नंबर का है। ये 2 प्रश्न हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या ग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो ग है वो है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये भी 1 नंबर का है। फिर प्रश्न संख्या घ है सॉरी, वो भी जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये भी 1 नंबर का है। फिर लास्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या अंग, इसको आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, ये भी 1 नंबर का है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 टोटल 10 नंबर का था, 10 प्रश्न थे और 200 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से मिलेंगे। फिर स्टार्ट होता है यहाँ पे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है वो है दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये आपका तीसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न जो आपका है वो 5×2 यानी 10 नंबर का तीसरा प्रश्न आपका रहेगा और ये दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो आपको ये गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे ये आपकी बुक के किसी चैप्टर से ही उसका पैराग्राफ उठाकर आपको पेपर में दे देगा और कहेगा कि ये जो गद्यांश दिया है इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने बोर्ड कॉपी में लिखना रहेगा एक गद्यांश पढ़ने के बाद। तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा गद्यांश है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उसमें कौन परिचित न होना चाहेगा, यही गद्यांश है। और इसका जो आप देख सकते हैं इन सब जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा किस चैप्टर का एक गद्यांश है, इसको तैयार भी कर दीजिएगा क्योंकि हो सकता है 2023 परीक्षा में गद्यांश आपको देखने के लिए मिल जाए। तो
चलिए इस पर आधारित जो 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे बोर्ड पेपर में वो किस तरीके के होंगे उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इस गद्यांश पर आधारित जो 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न है वो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ऐसा ही आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। तो आपको गद्यांश से और पद्यांश में, हिंदी गद्य में और हिंदी पद्य से, दोनों से आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है। और ये कितने नंबर का है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ था वो 5×2 यानी 2 प्रश्न है, एक प्रश्न 5 नंबर का, तो 5 नंबर का आपका है, सॉरी 5×2 यानी 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि 5 प्रश्न आपको रहेंगे गद्यांश में और 5 प्रश्न, हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, टोटल 10 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न जो है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, आपको इसी गद्यांश में से पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश में जो अंडरलाइन किया गया है उस गद्य में उसकी आपको व्याख्या करना है। फिर चौथा प्रश्न है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसका भी उत्तर आपको इसी गद्य में पढ़कर देना है। फिर पांचवा जो प्रश्न है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसका भी आंसर आपको उसी गद्य में से पढ़कर ही देना है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न थे और 5 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी टोटल 10 नंबर। यानी जो तीसरा प्रश्न आपका रहेगा वो टोटल 10 नंबर का होगा और आपका वो गद्य से रहेगा। हिंदी गद्य से कोई भी पैराग्राफ उठा कर दे देगा और कहेगा उसमें से संदर्भ लिखिए उसका, फिर ये व्याख्या कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके नीचे आप देखेंगे अथवा करके दिया हुआ है, अथवा करके दिया हो। तो आप लोग क्लास 10th में भी आप इस तरीके का गद्य कर चुके होंगे। तो अथवा का मतलब होता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूँ कि या तो आप ऊपर वाला गद्य का संदर्भ लिखिएगा या उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, या तो जो नीचे ये वाला गद्य है, जो नीचे ये वाला गद्य है, अब या सिर्फ इस गद्य का ही उत्तर, जो प्रश्न आपको पूछा उसका उत्तर लिखिए। यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है, दोनों नहीं लिखना है। आप इस बात का, जिनको नहीं पता इस बात पे ध्यान दें। सिर्फ जहाँ अथवा रहेगा वहाँ से आपको 2 में से कोई एक ही करना रहेगा। तो इस तरह से आप इस गद्य को भी पढ़ लीजिएगा कि आपको किस चैप्टर से दिया हुआ है। हो सकता है ये भी आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, PDF है। तो यूपी बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है वही मॉडल पेपर हम आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको डायरेक्ट बोर्ड पेपर में मिल जाएं। तो आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको तैयार भी कर लीजिएगा, जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उनको सभी को। तो चलिए अब देखते हैं इस गद्य से पे आधारित कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। तो इस गद्य पे आधारित भी 5 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो जो पहला प्रश्न है सेम वही प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा जो वही है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा जो प्रश्न लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। चौथा जो है गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। 5वां जो है गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इस तरीके से 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का और टोटल हो गया 10 प्रश्न। जो प्रश्न संख्या 3 है आपका वो टोटल 10 नंबर का रहेगा और आपको इसमें गद्य दिया रहेगा और गद्य का संदर्भ, व्याख्या और जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर लिखना रहेगा। और आपको 2 गद्य रहेगा जिसमें से एक अथवा करके दिया रहेगा, तो आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों मत लिखिएगा। अगर दोनों आप लिखने लगेंगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर या एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चौथा प्रश्न जो है वो भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे गद्य की जगह पे पद्य से व्याख्या करने को आपको दिया गया है। तो चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ भी 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 5 यानी 10 नंबर का। यानी जो चौथा प्रश्न आपको पद्य से आएगा उसमें भी आपको एक पद्य दिया रहेगा, आपकी किताब से किसी भी चैप्टर से आपको पद्य आ सकता है और उसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा और जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर लिखना रहेगा। यानी टोटल 5 प्रश्न इसमें भी रहेगा आपको और हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 5 दूना 10 नंबर। यानी टोटल आपका जो चौथा प्रश्न है ये भी 10 नंबर का ही रहेगा। तो आप इस पद को पढ़ लीजिएगा, जो पद यहाँ पर लिखा है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। और इस तरीके से आपका पद है, जो आप इस पद को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। हम यहाँ पद पढ़ने रहे, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे अगर पढ़ने लेंगे पूरा पेपर तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके का प्रश्न इसमें पूछा है। तो सेम तरीके का प्रश्न इसमें भी लगभग पूछा है
देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद था तो पद्यांश हो गया, वहाँ गद्य था तो गद्यांश हो गया। इसमें भी संदर्भ लिखना है आपको। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी करना है। फिर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राही भर भी अनुपात न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको इसको बताना है, तीसरा प्रश्न था। चौथा जो प्रश्न है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इसका आपको भाव बताना है। फिर पांचवा जो प्रश्न है, भाषा की विशेषताएं बताओ, ये आपका पांचवा प्रश्न है। अब चलिए इसमें भी देखते हैं, अथवा करके आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक पद और दिया गया है। तो या तो ऊपर वाला पद लिखिएगा, या तो जो नीचे वाला पूरा पद दिया हुआ है ये और ये, इन दोनों पद में से आपको सिर्फ किसी एक ही पद का आंसर लिखना है। तो इसमें भी 5 प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, फिर होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। इस तरह के से आपका 5 प्रश्न था इसमें भी, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी टोटल आपका जो नंबर होगा इसमें 10 नंबर का होगा। यानी जो चौथा प्रश्न है वो भी आपका 10 नंबर का है, पद से आएगा और पद का पद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको उसका संदर्भ लिखना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा, और जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। तो 5वां जो प्रश्न है वो है, 5वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, क प्रश्न संख्या क करके दिया हुआ है। तो वह निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी 5वां जो प्रश्न है वो आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, और जीवन परिचय जो आपका होगा 3+2 यानी 5 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं किस किस लेखक का जीवन परिचय आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। और शब्द सीमा यहाँ पर दिया हुआ है अधिकतम 80 शब्द, यानी आपको 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। हो सकता है आप 75 लिखें या 85 लिखें या 90 लिखें, लेकिन बहुत ज़्यादा 150 या 200 शब्दों में आपको नहीं लिखना है। कोशिश करना है 80-90 के बीच में आप रह जाएं। तो पहला जो प्रश्न है वहाँ पे जीवन परिचय जो आपको लिखने के लिए मिल सकता है 2023 परीक्षा में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर दूसरा है APJ अब्दुल कलाम। फिर तीसरे हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। ये आपको 3 लेखक दिए हुए हैं, और तीनों लेखक में से आपको सिर्फ एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको। और कितने नंबर का, ये 5 नंबर का है। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं इंटर के लिए कि किन किन लेखक और कवियों का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में आ सकता है। तो वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप हमें चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन से वो लेखक हैं जिनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा 2023 में आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है 3 लेखक मॉडल पेपर में। आप कोशिश करिएगा कि इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या ख की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या ख क्या है। तो प्रश्न संख्या ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। भी 5 नंबर का है, यानी जो आपका प्रश्न संख्या ख है 5वें का, वो भी आपका जीवन परिचय लिखना है, लेकिन किसका, कवि का। प्रश्न संख्या ख में आपको किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है, और वो भी 5 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कवि हैं जिनका जीवन परिचय लिखने के लिए आपको मॉडल पेपर में दिया गया है। तो पहला जो कवि है वह है मैथिली शरण गुप्त। फिर दूसरे जो हैं सुमित्रानंदन पंत। फिर तीसरे जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको इन तीनों कवियों में से सिर्फ किसी एक का ही जीवन परिचय आपको यहाँ पे लिखना है, इस बात का आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा जो प्रश्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, छठा जो प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और 5 नंबर का। छठा जो प्रश्न आपका है वो आपके बुक से कहानी लिखने के लिए, आपके बुक में बहुत सारे कहानी दिए हुए हैं, तो उसमें से किसी एक कहानी का आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। और कितने नंबर का होगा वो, 5 नंबर का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कहानी आएगा 5 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 6, तो बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी पर प्रकाश डालिए, फिर अथवा करके दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे। यानी अथवा में से या तो सिर्फ आपको बहादुर अथवा पंचलाइट के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, या अथवा करके ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। यानी इन दोनों प्रश्नों में से सिर्फ किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है, या तो आप ऊपर वाले का आंसर लिखिए या आप नीचे वाले का भी आंसर लिखिए। और ऊपर वाले में ध्यान दीजिएगा, बहादुर अथवा, यहाँ पे अथवा यहाँ पर भी दीजिएगा, यानी आपको सिर्फ बहादुर लिख का
बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, या अगर बहादुर आपको नहीं याद है तो पंचलाइट अगर याद है तो पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा करके यहाँ पे दिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जहाँ भी अथवा रहेगा सिर्फ एक ही लिखना रहेगा आपको, या बहादुर का लिखिए या पंचलाइट का लिखिए। अगर आपको बहादुर अथवा पंचलाइट दोनों नहीं याद है, अगर आप ध्रुव यात्रा याद करके गए हैं तो इसके नीचे आपको दिया हुआ है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो आप सिर्फ ध्रुव यात्रा का लिखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां जो प्रश्न है वो है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 है और नंबर जो 5 नंबर में आपका आएगा, यानी खंडकाव्य आपका जो है वो 5 नंबर का टोटल पूछेगा। तो देखते हैं कौन कौन से खंडकाव्य हैं जो आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। तो पहला जो खंडकाव्य है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर उसके नीचे करके दिया हुआ, अथवा रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का कथनांक संक्षेप में लिखिए। फिर अथवा करके दिया हुआ है मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर चौथा जो दिया हुआ है वो है त्यागी खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा त्यागी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर जो पांचवा है वो है, पांचवा जो है आपको यहाँ पे खंडकाव्य देखने के लिए मिल जाएगा, आलोक वृत्त खंडकाव्य का नायक कौन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। फिर पांचवा जो खंडकाव्य दिया हुआ है, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। तो आपका जो प्रश्न संख्या 7 था वो खंडकाव्य था, और आपको 5 खंडकाव्य यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा 5 खंडकाव्य आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और पांचों में से सिर्फ किसी एक खंडकाव्य को ही आपको लिखना है, सिर्फ एक। पांचों खंडकाव्य आप लिखने मत बढ़ जाइएगा, वरना आप पेपर दे चुके हैं। तो आप सिर्फ खंडकाव्य लिखते रह जाएंगे और आपका बाकी जो भी आंसर रहेगा वो छूट जाएगा। तो आपको 5 खंडकाव्य में से सिर्फ एक खंडकाव्य जो आपको याद रहेगा। मैक्सिमम लोग रश्मिरथी खंडकाव्य याद करते हैं इंटर में, तो आपके टीचर बताए होंगे कि आपको कौन सा खंडकाव्य याद करना है, तो जो टीचर आपको खंडकाव्य याद करवा रहेंगे वही खंडकाव्य आपको इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में लिखना है। आप सारे खंडकाव्य मत याद करिएगा, क्योंकि हर खंडकाव्य में से प्रश्न आता है, तो सिर्फ आपको एक ही खंडकाव्य याद करना है। अब आपके टीचर से आप पूछ लीजिएगा कि कौन सा खंडकाव्य याद करना है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इंटर में रश्मिरथी खंडकाव्य याद करते हैं। तो चलिए, ये था 7वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां जो प्रश्न है वो है खंड ख से। अब यहाँ से खंड ख स्टार्ट हो रहा है, और खंड ख में 8वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या को वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जिस तरह से आपने हिंदी गद्य से गद्यांश का संदर्भ लिखा, फिर हिंदी पद्य से पद्यांश का संदर्भ लिखा, उसी तरह आपको संस्कृत में भी संदर्भ लिखने के लिए आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जो प्रश्न संख्या क है 8वें का, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको यहाँ पर कुछ संस्कृत के चैप्टर्स का पैराग्राफ दिया रहेगा, और इस पैराग्राफ को क्या करना है, उसका संदर्भ लिखना है, और उस पैराग्राफ को आपको हिंदी में अनुवाद भी करना है, यानी हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यानी जिस तरह से आप इंग्लिश को हिंदी करते हैं उसी तरीके से आपको संस्कृत को भी हिंदी में अनुवाद करके आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। तो आप ये पैराग्राफ देख लीजिएगा कि कौन सा पैराग्राफ है, फिर या इस पैराग्राफ को लिखिएगा या इसके ऊपर देखिए, या फिर यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके नीचे भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो चलिए उस पैराग्राफ को भी आप देख लीजिए। तो इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो ये है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा पैराग्राफ है। आप बुक में टिक कर लीजिएगा और इसका आप अनुवाद अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सके बोर्ड पेपर में आपको ये लिखने के लिए मिल जाए। तो चलिए, ये था पैराग्राफ आपका, और देखते हैं इसका आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से आया है, और उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। फिर चलिए प्रश्न संख्या ख में चलते हैं। 8वें प्रश्न का प्रश्न संख्या ख जो है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 8वें प्रश्न का प्रश्न संख्या जो ख है वो है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको संस्कृत का कोई एक श्लोक दिया रहेगा, और उस श्लोक का आपको क्या करना है, उस श्लोक का भी आपको संदर्भ लिखना है, और फिर संदर्भ लिखने के बाद आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है।
तो ये आपका श्लोक यहाँ पे आप यहाँ पे इस श्लोक को देख सकते हैं। फिर इसके नीचे अथवा करके दिया हुआ है, यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, अथवा करके दिया हुआ है। तो अथवा करके जो श्लोक दिया हुआ है उसको भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो पहला श्लोक था वो ये है, फिर जो दूसरा श्लोक यहाँ पे है वो ये श्लोक है। पहला श्लोक हम आपको एक बार और दिखा दे रहे हैं। जो पहला श्लोक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा श्लोक है, और फिर जो दूसरा श्लोक है यहाँ पे है। तो आप इन दोनों श्लोक को अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, किस चैप्टर से है इस चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा, फिर इसका हिंदी में अनुवाद भी सीख लीजिएगा। फिर चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या है। तो प्रश्न संख्या जो 9 है वह निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, और 1+1 2 नंबर का है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, बता दे रहा हूँ। जो आपको संस्कृत का गद्य से हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा वो कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। 2+5 आप देख सकते हैं। यानी जो प्रश्न संख्या 8 है संस्कृत से आएगा वो 7 नंबर का प्रश्न होगा। फिर जो इसी में पद से आएगा आपको लिखने के लिए, अनुवाद हिंदी में करने के लिए और संदर्भ लिखने के लिए, वो भी 7 नंबर का होगा। तो यानी प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 8 में जो प्रश्न संख्या क है वो भी 7 नंबर, और जो प्रश्न संख्या ख है वो भी 7 नंबर, यानी टोटल 14 नंबर आपका संस्कृत से प्रश्न संख्या 8 में भी पूछ लेगा। तो चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में आपको क्या करना है। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुहावरा दिया रहेगा और उसमें आपका वाक्य प्रयोग करना है। और कितने नंबर का है? 2 मुहावरे, किसी एक का अर्थ लिखकर आपको सिर्फ एक ही, यहाँ पे 4 मुहावरे दिया हुआ है और चारों में से किसी भी एक का आपको अगर पता हो अर्थ तो उसका अर्थ लिखिएगा और उसका ही वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। तो कितने नंबर का है? 1+1 यानी 2 नंबर का आपको यहाँ पे है। फिर चलिए देखते हैं 10वां जो प्रश्न है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी प्रश्न संख्या 1 है, कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। संधि विच्छेद करना है आपको, और जो इस तथापि का संधि विच्छेद है इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है इसी को आपको चूज करना है और लिखना है। और ये भी कितने नंबर का? 1 नंबर का है पहला। फिर दूसरा जो है संधि विच्छेद करने के लिए दिया हुआ है परमेश्वर का संधि विच्छेद है, और ये भी कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो संधि विच्छेद है गायक का संधि विच्छेद है वो भी आपको 1 नंबर का दिया हुआ है। फिर हो गया आपका 3 संधि विच्छेद था, यानी 3 संधि विच्छेद आपको आएगा 3 नंबर का। 3 संधि विच्छेद 3 नंबर का आपको पूछेगा। फिर चलिए प्रश्न संख्या ख में चलते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या जो ख है वो है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। यानी आपको जो आत्मन में विभक्त और वचन आपको पहचानना है। कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। फिर इसमें जो दूसरा प्रश्न है आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या ख में, आप यहाँ पे देख सकते हैं नामनान में विभक्ति और वचन है, ये भी 1 नंबर का है। और इसमें कितने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको? A B C D करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप चारों ऑप्शन में से किसी जो एक ऑप्शन आपका सही रहेगा उस ऑप्शन को आपको चूज करना है या सेलेक्ट करना है और अपने कॉपी में लिखना है। 1 नंबर का विभक्ति और वचन आएगा, 2 नंबर 2 विभक्ति और 2 वचन आएगा 2 नंबर का। फिर जो प्रश्न संख्या 11 है वो है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी वसन व्यसन जो है आपके शब्द युग्म में दिए हुए हैं यहाँ पे, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन। इसका आपको क्या करना है? सही अर्थ लिखना है और सही अर्थ चुनकर लिखना है। और कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। फिर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है अम्बुज अम्बुद, इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी आपको यही करना है। प्रश्न संख्या 11 में शब्द युग्मों का सही अर्थ, शब्द युग्म दिया हुआ है, दूसरा अम्बुज और अम्बुद। अब इसका सही अर्थ क्या है आपको लिखना है और कितने नंबर का है? ये भी आपका 1 नंबर का है। फिर आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न संख्या 11 का जो ख है उसको देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी अंबर, पट, विधि, नाग आपको 4 शब्द दिए रहे हैं और 4 शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है। और कितने नंबर का आपका प्रश्न है? ये भी आपका 1 ही नंबर का प्रश्न हमको लग रहा है, नंबर नहीं दिया हुआ लेकिन 1 ही नंबर का प्रश्न ये भी है। फिर प्रश्न संख्या जो ग है वो भी है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ये भी 1 नंबर का है।
आपको क्या करना है, एक शब्द का चयन करके लिखना है। तो पहला जो शब्द है वहाँ पे जो जो आँखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं, आप यहाँ पे नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आँख के आगे, प्रत्येक आँख। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा आपको इसको चूज करना है। और ये भी कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। फिर जो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे जानने की इच्छा रखने वाला है, इसको क्या क्या कहते हैं, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और एक भी कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। फिर चलिए प्रश्न संख्या जो घ है उसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या घ आप देख सकते हैं, वह है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी 2 वाक्य हैं आपका, और एक वाक्य 1 नंबर और एक यानी 1 + 1 2 नंबर का आपका वाक्य शुद्ध करने के लिए आपका आएगा। तो आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवियत्रियों ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो इन 4 वाक्यों में से आपको सिर्फ किसी 2 वाक्य को शुद्ध करना है और लिखना है, और आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 12वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12वां जो प्रश्न संख्या क है, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के 7 उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। और ये भी कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। फिर जो ख है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्ष्य अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। फिर प्रश्न संख्या जो ग है वो है, दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, भी 2 नंबर। प्रश्न संख्या जो 13 है वो देखिए क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, कितने नंबर का, 6 नंबर। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए, कितने नंबर का, 6 नंबर का। यानी आपको 6 नंबर का एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा प्रश्न संख्या 13 में। यानी बोर्ड पेपर 2023 में आपको 6 नंबर का प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। तो आप जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों एप्लीकेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या है। जो प्रश्न संख्या 14 है वह निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। और निबंध जो आपका है वो सबसे ज़्यादा नंबर 9 नंबर का निबंध आपको लिखने के लिए आएगा। और जो आपको टॉपिक दिया है निबंध लिखने के लिए वो है, पहला देश में बेरोजगारी की समस्या, फिर दूसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, फिर जो 5वां टॉपिक है वो है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। यानी आपको 5 टॉपिक दिया हुआ है, 5 में से सिर्फ किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। और आपको निबंध लिखेंगे तो आपको 9 नंबर का निबंध आपका आया है। और निबंध आप लोग कम से कम इंटर में है तो कम से कम 7-8 पेज से कम मत लिखिएगा। अगर 7-8 पेज आप निबंध लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर हो सके 7 नंबर या 8 नंबर, 8.5 नंबर या 6 नंबर से ऊपर नंबर मिल जाएगा। अगर 2-3 पेज लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, वही 4 नंबर 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये था यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा के लिए कक्षा 12 सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम रहा हो या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले मॉडल पेपर के साथ।